दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आज आपको एक नए मैन ईटर टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसने कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के गांव के इलाके में तहलका मचाया था और एक इंसान को मारकर खा लिया था और उसका काफी खौफ वहां पर फैल गया था। आप मेरे चैनल के साथ बने रहना। इसमें मैं आपको नए नए मैनीटर टाइगर की, मैनीटर लेपर्ड की, खूनी हाथियों की स्टोरी सुनाता हूं और जंगल से संबंधित ज्ञान की बातें भी आपको मैं बताता रहता हूं। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूं। ये जो कोसी नदी है, जो कि रामनगर में से होकर के बहती है और ये कॉर्बेट पार्क को दो हिस्सों में विभाजित कर देती है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कोसानी। कोसानी के पास में धारा पानी नाम की एक जगह है, वहां से इस नदी का शुरुआत होती है। इसका उद्गम स्थल वहां से शुरू होता है और उसके बाद में हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उसमें गहरी घाटियां बनाती हुई ये नदी सांप की तरह बल खाती हुई बेताल घाट होती हुई एक शार्प टर्न मोहान के पास एकदम से एक शार्प टर्न लेती है और शार्प टर्न लेकर के यह रामनगर होती हुई आगे जाकर के रामगंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी के जो आसपास जो ढलाने हैं पहाड़ों की, उस पर घने जंगल छाए हुए हैं और इन जंगलों में साल के पेड़ हैं, तून के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं और तमाम तरह के और भी पेड़ हैं। और इन जंगलों में टाइगर रहते हैं, लेपर्ड रहते हैं, हाथी रहते हैं, भालू रहते हैं और तमाम तरह के शाकाहारी हिरन मिलते हैं, जंगली सुअर मिलते हैं। और इन जंगलों के बीच में ही कई तरह के गांव बसे हुए हैं, जैसे क्यारी गांव बसा हुआ है, सुंदरखाल गांव बसा हुआ है और तमाम और भी गांव बसे हुए हैं। जिस जगह की मैं बात आपको आज सुना रहा हूं वो क्यारी गांव की घटना है। और जो क्यारी गांव है, इसके आसपास जो जंगल है वो सीताबनी और पोवलगढ़ के जो जंगल हैं वो इसके आसपास फैले हुए हैं और ये गांव घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। पोवलगढ़ का वही प्रसिद्ध जंगल है जहां पर जिम कॉर्बेट ने 1930 में पोवलगढ़ का कुंवारा शेर बैचलर ऑफ पोवलगढ़ टाइगर को मारा था। ये वही पोवलगढ़ का जंगल है और ये जंगल क्यारी गांव के आसपास तक और सीताबनी के जंगल फैले हुए हैं। इसी क्यारी गांव का एक निवासी भुवन चंद बेलवाल, जिनकी उम्र उस समय 57 के आसपास रही होगी, वो जंगल में घास लाने के लिए गया था। यह जो भुवन चंद बेलवाल था, ये बचपन से ही जंगल से घास ला रहा था और जंगल का इसको काफी लंबा अनुभव था। ये जब किशोरावस्था इसकी थी, 15-16 साल का था ये, तभी से घास लाता था, लकड़ लाता था। और ये जो जंगलों के आसपास जो गांव होते हैं, इन गांव वालों को जलाने की लकड़ों की जरूरत पड़ती रहती है। खासकर सर्दियों के महीने में ये लकड़ की जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो जंगल है कॉर्बेट पार्क के, इनकी जो पहाड़ियां हैं ये ज्यादा ऊंची पहाड़ियां नहीं है। कोई 700 फीट ऊंची है, कोई 800 फीट ऊंची है, कोई 1000 फीट ऊंची है। और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं पहाड़ियों की ऊंचाई बढ़ती जाती है, लेकिन इन गांव के आसपास पहाड़ियों की ऊंचाई ज्यादा नहीं है। और इन्हीं पहाड़ियों की ढलानों पर कई तरह की घास मिलती है जो कि ये गांव वाले काट कर लाते हैं। इनमें बाबल घास है और भानन सानन भानन नहीं सानन सानन नाम के घास है, बाबल नाम के घास है और जई नाम की घास है और दूब है, दूब नाम की घास होती है। इस प्रकार कई प्रकार की घासें होती हैं जिनको ये गांव वाले काट करके अपने पशुओं के लिए लेकर के आते हैं। और ऐसे ही ये जो भुवन चंद बेलवाल थे, ये 9 जनवरी सन 2025 को घर से 2 बजे चले थे घास काटने के लिए अपने पशुओं के लिए। और ये उनकी डेली की रूटीन थी और ये 2 बजे जाकर के शाम को 4-4:30 बजे तक घर आ जाते थे। और इस रूटीन में कभी भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया था। और उस दिन 9 जनवरी को एक पार्टी औरतों की, 7-8 जो औरतों की एक पार्टी थी, वो घास लेने के लिए जंगल में गई और भुवन चंद बेलवाल भी उन औरतों के साथ गए। करीब 2-2.5 किलोमीटर जाकर के वो औरतें घास काटने के लिए बिखर गई और जो भुवन चंद बेलवाल थे वो उन औरतों को छोड़ करके अकेला ही 500-700 मीटर और आगे जंगल की गहराई में वो चले गए। और वो अक्सर जंगल में चले जाते थे और
कई बार उनको जंगल में शेर मिले, उनको गुलदार मिले, उनको हाथी मिले, लेकिन कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। और उनके पास करीब 40-45 साल का एक लंबा अनुभव था जंगल से घास पत्ती लाने का। और वैसे भी वो दलेर थे, और जंगल में जानवरों का सामना होते रहने से उनमें एक तरह की दलेरी भी आ गई थी। वो करीब 500-700 मीटर उन औरतों की पार्टी से और आगे चले गए और वहां जाकर के घास काटने लगे। और जितना टाइम उनको 500-700 मीटर अंदर जाने में लगा, उतने में वो जो औरतों की पार्टी थी उन्होंने घास काट करके और अपने अपने गट्ठर बनाए और वो वापस गांव की तरफ चल दी। और उस जंगल में जो भुवन चंद था वो अकेला ही रह गया, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। भुवन चंद ने वहां पर घासों के गट्ठर बांधा। इतना घास उसने भुवन चंद ने काट ली जितनी वो उठा सकता था। और घास काटने के लिए थोड़ा बैंड होकर के, झुक करके, बैठ करके घास को काटना पड़ता है। वो अपने साथ दरांती ले गए थे, एक फोन ले गए थे, और घासों को काट करके जब उसका बंडल बनाया तो इस प्रक्रिया में उनको करीब आधा घंटा लग गया। और वो थक गए थे थोड़ा, तो सुस्ताने के लिए, थोड़ा अपनी थकावट दूर करने के लिए वो खड़े हो गए एक पेड़ से टेक लगा करके, क्योंकि उनको 3-4 किलोमीटर चल के जाना था, इसलिए उन्होंने थोड़ा रेस्ट लेने की सोची। और सामने ही एक पहाड़ी थी, होगी करीब 300-400 फीट ऊंची, और उसकी जो ढलान थी उसके मध्य में, पहाड़ के बीच में, मतलब 200-250 फीट की हाइट पर एक जो शेर था वो बड़ी देर से भुवन चंद की तरफ देख रहा था, क्योंकि वहां से खटपट की आवाज आ रही थी और शेर वहां पर बैठा हुआ था। पता नहीं उसको रात को शिकार मिला था या नहीं मिला था, इस बात का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उस शेर ने जब भुवन चंद को देखा और यह भी देखा कि वो अकेला है, तो उसने उसको पकड़ने की सोची। और जब भुवन चंद झुक करके घास को काटता था तो वो उस पहाड़ी से नीचे उतरता था तेजी से, और जब भुवन चंद खड़ा होकर के घास का गट्ठर बांधने लगा तो तब तक वो जो शेर था वो भुवन चंद के पास करीब 18-20 फीट की दूरी पर एक लेंटाना की झाड़ी में आकर के छिप गया और भुवन चंद के ऊपर हमला करने के लिए उचित समय तलाशने लगा। और जो भुवन चंद से वो इस बात से बेखबर होकर के उन्होंने घास का गट्ठर बांध लिया तब तक, और एक पेड़ का सहारा लेकर के वो खड़े थे। और इतने में भुवन चंद की जो निगाह थी वो सामने की झाड़ी पर पड़ी लंटाना की, क्योंकि सर्दियों की वजह से जो झाड़ी थी वो असाधारण रूप से हरी थी, और उस हरी झाड़ी की पृष्ठभूमि में उनको लाल लाल रंग का जो जानवर नजर आया वो निश्चय ही शेर था। और उसको पहचानने में भुवन चंद की अनुभवी आंखों ने कोई धोखा नहीं खाया। और जब भुवन चंद की आंखें उस शेर से मिली तो उस शेर के जो रूप था वो भुवन चंद को बड़ा खतरनाक लगा, और उसकी विकराल आंखों को देख करके और उसके हाव भाव को देख करके भुवन चंद बड़ी तेजी से पलट करके पीछे की तरफ भागा। और जैसे ही भुवन चंद पीछे की तरफ भागा, वो जो शेर था उस झाड़ी में से निकल आया, और निकल करके उसने केवल 1-2 छलांगों के अंदर ही भुवन चंद को पकड़ लिया, और उसके हाथों से जो दराती थी वो छूट करके दूर जा पड़ी, और भुवन चंद को उसने 1-2 क्षण के अंदर ही मार डाला। और मारने के बाद में वो भुवन चंद को घसीट करके उसी पहाड़ी की तरफ ले चला जिस पहाड़ी से वो शेर आया था। और भुवन चंद के भागने का ये आइडिया जब बाद में सर्च पार्टी आई थी, उन्होंने देखा था कि जहां पर घास का गट्ठर पड़ा हुआ था वहीं पर उनकी कपड़ा भी, उन्होंने अपनी कमीज को भी उतार करके, कमीज के ऊपर एक जैकेट पहनी हुई थी, कमीज नीचे पहने रखी थी उन्होंने, जैकेट थी उसको उतार करके रखा था, टांग रखा था, और वो जैकेट उनको मिली थी वहां पर, और वहां पर गट्ठर मिला था। और जो भुवन चंद की जो घिस्टन के निशान थे वो वहां से करीब 20-25 फीट दूर मिले थे, और इससे उन्होंने आइडिया लगाया कि भुवन चंद ने भागने की कोशिश करी होगी, नहीं तो अगर भुवन चंद वहीं गट्ठर के पास ही मारे जाते। बहरहाल जब भुवन चंद को शेर मार करके उस पहाड़ी की तरफ ले गया, और उससे पहले वो औरतें घर जा चुकी थी जो उनके साथ भुवन चंद के साथ जंगल में घास पत्ती लाने गई थी, और भुवन चंद की चीखें उस निर्जन जंगल में विलीन हो गई। इसके बाद में चारों तरफ शांति छा गई। और जब 4 बजे तक भुवन चंद घर पे नहीं पहुंचा तो उनकी जो वाइफ थी और उनका जो बेटा था उनको थोड़ी आशंका हुई कि भुवन चंद 4 बजे तक आ जाते हैं, और 4 बजे के बाद उन्होंने 4:30 बजे तक उनका इंतजार करने की सोची। और 4:30 बजे के बाद भी जब भुवन चंद घर पे नहीं आए तो वो माँ बेटे उन औरतों के घर गए जो औरतों की टोली के साथ भुवन चंद गए थे, और वहां औरतों ने उनको बताया कि भुवन चंद उनको छोड़ करके जंगल में और आगे चले गए थे और वो वापिस आ गई थी। वो माँ बेटे
उन औरतों से ये पूछ करके गए थे कि वो किस इलाके में घासपत्ती लाने गए थे, क्योंकि वो भी जानती थी उस सारे इलाके को। तो उस दिशा में उन्होंने 2-4 औरतों को और लिया और 1-2 रिश्तेदारों को लिया। 5-7 जनों की एक पार्टी बनी और भुवनचंद को लाने के लिए गए। सबसे पहले उनको यही आशंका हुई कि कहीं भुवनचंद को कोई चोट ना लगी हो, कहीं गिर ना गया हो, कहीं पेड़ के ऊपर चढ़ करके कहीं पत्ती काट रहा हो तो शायद गिर ना गया हो या कोई और बात ना हो गई हो। तो उनको ये आशंका नहीं थी कि उसको किसी शेर ने या गुलदार ने मार दिया होगा। जब ये पार्टी जंगल के अंदर पहुंची उस जगह पर, तो उस जगह को ढूंढने में उनको करीब 10-15 मिनट लग गए और दूर से ही उनको जो झाड़ियों की हरियाली थी उसके बीच में उसका कोट नजर आ गया। और उस कोट के पास जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्हें घास का गट्ठा भी नजर आया और वहां पर दरांती भी पड़ी हुई थी। तो उनको कुछ आशंका हुई कि भुवनचंद के साथ कुछ गलत हो गया है। तो थोड़ा सा ही वो आगे की तरफ गए थे तो उन्होंने वहां पे एक घिसटन का निशान देखा और खून की बूंदें देखी और वहां पर उनको भुवनचंद की कमीज भी मिल गई, खून से सनी हुई। और उस कमीज को देखते ही वो समझ गए कि भुवनचंद के साथ या तो टाइगर का अटैक हो गया है या भुवनचंद को गुलदार ले गया है। और इससे आगे उनकी सर्च करने की कोई हिम्मत नहीं पड़ी। और वो जो माँ बेटे की पार्टी थी, साथ में जो 5-7 और जने थे, उन्होंने उनको समझाया कि वापिस गांव में जाना चाहिए और बंदों को लेकर के आना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वो पार्टी वापस आ गई और अंधेरा तेजी से छा रहा था। और इस सब प्रक्रिया में करीब शाम के 5:30 बज गए और जनवरी का महीना था और शाम का धुंधला छा चुका था। इसके बाद में जब ये पार्टी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर के उन्होंने कंप्लेन करी और पुलिस को भी वायरलेस से सूचित कर दिया गया, तो शाम के 6-6:30 बजे तक एक पार्टी बनी 40-50 बंदों की, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदे थे, पुलिस वाले थे, कुछ गांव वाले थे। और जब गांव वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे भुवनचंद के साथ में यह घटना हो गई है, तो लोग बढ़ते गए और धीरे धीरे 70-80 बंदों की पार्टी बन गई। 70-80 जनों की पार्टी जंगल की तरफ चली। तब तक अंधेरा छाने लगा था और बड़ी तेजी से अंधेरा छा रहा था। दरअसल में दोस्तों, ये जो विषुवत रेखा इक्वेटर के आसपास का जो इलाका होता है, वहां पर जब अंधेरा छाने लगता है तो 5-7 मिनट के अंदर ही अंधेरा छा जाता है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ चलते हैं तो अंधेरा छाने में वक्त लगता है। बहरहाल जब यह पार्टी उस जगह पर पहुंची जहां पर भुवनचंद की कमीज मिली थी और वहां पर उस भुवनचंद का गट्ठर भी मिला और उसकी दांतें भी मिली, उस सब चीजों को उनके द्वारा बरामद किया गया। क्योंकि उस सब सामान को जो माँ बेटा गए थे वो वहीं पर छोड़ आए थे डर के मारे और जल्दी से वो सूचना देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको कलेक्ट नहीं किया था। लेकिन इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो पार्टी थी, पुलिस पार्टी थी, इन्होंने उस सब सामान को इकट्ठा किया, अपने कब्जे में लिया और उसके बाद में वो घसीटन के निशान का पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि वो जो घसीटन के निशान थे वो उस पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। तो पहाड़ी के ऊपर जब वो थोड़ा सा आगे गए तो पहाड़ी की जड़ पर, जहां से पहाड़ी शुरू होती थी, वहां पर उन्हें बालों के गुच्छे मिले, भुवनचंद के सर के बालों के। क्योंकि ये जो बाल होते हैं, या तो ये किसी झाड़ी में अटक के निकल गए होंगे, लेकिन उसके बाल तो लंबे नहीं रहे होंगे। तो संभावना यही रही होगी कि उसके खून को, जो गले से खून बह रहा था, उसको उस शेर के द्वारा चाटा गया होगा। और उस चाटने की प्रक्रिया में जो शेर की जीभ होती है वो कांटों से भरी होती है, उस तरह की तरह, रेगमाल की तरह होती है। और जब वो चाटता है तो बाल स्किन के साथ उतरते चले जाते हैं और इस प्रक्रिया से उस शेर के द्वारा उसके खोपड़ी के बाल उतार दिए गए होंगे। उन बालों का गुच्छा वहां मिला, जैसे उस टीम ने, रेस्क्यू टीम ने उसको बरामद कर लिया। और इसके बाद में जो रेस्क्यू टीम थी वो 2 हिस्सों में बट गई। 40-45 बंदों की टीम एक दिशा की तरफ बढ़ी और 40-45 बंदों की टीम एक दिशा की तरफ बढ़ी। और जंगल असाधारण रूप से घना था सर्दियों की वजह से। तो इन टीमों के पास वायरलेस थे, राइफलें थी, टॉर्चें थी, सर्च लाइटें थी। तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि वो वायरलेस से एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके एक जगह पर जाकर के वो आपस में मिल जाएंगे। जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़े तो पहाड़ी के करीब शोल्डर पे जाकर के, शोल्डर मतलब 70-80% पहाड़ी वो चढ़ गए थे। वहां पर जाकर के उन्हें एक झाड़ी में जो भुवनचंद था उसका कटा हुआ सर मिला और उसके बाद में बिना कटे हुए, बिना सर की वो जो बॉडी थी वो टाइगर लेकर के आगे बढ़ गया और वहां पर काफी मात्रा में खून पड़ा हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि ये जो टाइगर होते हैं इंसान के फेस से घबराते हैं और अगर
इंसान की मरते वक्त आंखें खुली रह जाए, या जब टाइगर उसको पकड़ने की कोशिश करता है और जब फेस को वो देखता है तो फेस से टाइगर घबराता है। और कई मामलों में जो टाइगर जो होता है वो गर्दन को काट करके जो सिर है वो अलग कर देता है, बाकी बॉडी को ले जाता है। और जब टाइगर बहुत भूखा होता है तभी वो इंसान के सर की खोपड़ी को तोड़ करके उसमें से जो स्वादिष्ट ब्रेन होता है वो निकाल करके खा जाता है। और अन्यथा टाइगर खोपड़ी को अधिकतर नहीं खाता, और खोपड़ी यहाँ तो बाद में बरामद हो जाती है जब मैन ईटिंग की कोई भी घटना टाइगर के द्वारा की जाती है। यहाँ लकड़बग्घों के द्वारा उसको खा लिया जाता है, क्योंकि जो लकड़बग्घे होते हैं उनकी जो बाइट फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और लकड़बग्घे ऐसे ही बचे हुए जो रिमेन होते हैं उनको खाने में उस्ताद होते हैं, और वो जंगल के सफाई करता होते हैं, और हड्डियों को और तमाम जो बचे हुए हिस्से होते हैं उनको लकड़बग्घों के द्वारा, गीदड़ों के द्वारा खा लिया जाता है। बहरहाल वो उस खोपड़ी को भी बरामद कर लिया गया, और उसके बाद बिना खोपड़ी के, बिना सर के बॉडी को लेकर के जो टाइगर था वो पहाड़ी की तरफ बढ़ा। और जान पड़ता है कि जहां पर उसने खोपड़ी को काटा था उससे थोड़ा उसी जगह पर उस टाइगर ने उस भुवनचंद की बॉडी को खा रहा होगा, और सर्च पार्टी के आने की आवाज को सुन करके वो बॉडी को लेकर के आगे चला गया। और इस प्रकार चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, और इस सर्च पार्टी से केवल आधा पौना किलोमीटर आगे ही वो टाइगर चल रहा था। और थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें उसकी पैंट मिली, कई जगह से फटी हुई थी, उस पैंट को भी बरामद कर लिया गया। उसके बाद में जब ये पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो तब तक रात के करीब 10:30-11 बज चुके थे, और इतने अंधेरे में, इतने घने जंगल के अंदर जहां हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, वहां सर्च लाइटों के से और टॉर्च की रोशनी से उस मैन ईटर टाइगर के जबड़ों से बॉडी को छुड़ा करके लाना बहुत ही एक साहस भरा और कठिन काम था। और सबसे बड़ी मुसीबत तो यह हो गई थी कि अब कोहरा भी छाने लगा था, और जो विजिबिलिटी थी वो बहुत कम हो गई थी। तो ये जो सर्च पार्टी थी, इन्होंने ये डिसाइड किया कि सुबह आकर के अब अभियान शुरू किया जाएगा उस भुवनचंद को ढूंढने का। और ये सर्च पार्टी वहां से उस बॉडी को उसकी स्पुर्दगी में ही छोड़ करके, शेर की स्पुर्दगी में छोड़ कर वापस आ गई। और जो शेर था उस पहाड़ी के ऊपर से जो बॉडी थी उसको नीचे की तरफ वो ले गया था, और जो पार्टी थे वो वापस आ गई। और अगले दिन सुबह 6 बजे ही इस पार्टी के द्वारा फिर 2 हिस्सों में उसी जगह से जहां से ये वापस आए थे उसकी सर्चिंग शुरू की गई। और अभी वो पहाड़ी के ऊपर बैठ करके, खड़े होकर के, कुछ जने बैठे थे, कुछ खड़े थे, ये सोच रहे थे कि किधर जाया जाए। इतने में उन्हें जो घाटी थी नीचे, पहाड़ी जो नीचे उतर रही थी, वहां से चित्रों की पुकार लगातार आने लगी। और चित्रों की पुकार का एक ही मतलब था, यहाँ तो वहां पे टाइगर है, यहाँ वहां पे लेपर्ड है। और जो टोली थी वो तुरंत नीचे की तरफ उतरने लगी, और नीचे एक गदेरा था, गदेरा मतलब एक सूखा नाला, और उसकी रेत का एक बिस्तर बिछा हुआ था, उस पर उस टाइगर के पंजों के निशान मिल रहे थे जो कि बुरी तरह से फैले हुए थे। और एक बिस्तर सा बना हुआ था जहां पर टाइगर बैठा था, और ऐसी जगह भी फीलिंग आ रही थी जहां पर उसने बॉडी को रखा था, वहां पे खून भी पड़ा हुआ था और कुछ हड्डियां भी पड़ी हुई थी। वहां पर टाइगर ने उस मानव बॉडी का भक्षण किया था। उसके जब बाद में बॉडी को बरामद किया गया तब पता चला था कि उसके सारे कूले खा लिए थे उसने, शोल्डर खा लिया था उसका, एक टांग खा गया था, और करीब 40-50% बॉडी को उस टाइगर के द्वारा उस रेत के बिस्तर पर कंज्यूम किया गया रात के वक्त में। और वहीं वो उस समय पड़ा हुआ था। जब ये सर्च पार्टी वहां पर पहुंची तो टाइगर को उसका आभास हो गया, और टाइगर वहां से बॉडी को लेकर के सामने की पहाड़ी की तरफ दोबारा चढ़ गया। और दोस्तों, इस प्रकार ये टाइगर करीब करीब 3 पहाड़ियों के ऊपर चढ़ा उस बॉडी को लेकर के। और कभी रास्ते में टांग मिलती थी, एक जगह पैर मिला उसका, एक जगह हाथ मिला, और एक जगह इंस्टेंटाइन मिली उस भुवनचंद की, और सब चीजों को रिकवर करते गए। और बड़ा ही ये अजीब सा इस टाइगर का व्यवहार था, क्योंकि जो टाइगर जो होते हैं वो उनका पीछा किया जाए इस तरह से तो वो बॉडी को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन ये टाइगर इस बॉडी को अपने कब्जे में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। और फाइनली दिन के 10 बजे तीसरी पहाड़ी की जड़ पे जा करके वो टाइगर उस बॉडी को छोड़ करके चला गया, क्योंकि इन सर्च पार्टी के द्वारा उसका निरंतर पीछा किया जा रहा था। और उस बॉडी को रिकवर करके वापस लाया गया, और बाद में वहीं पे क्यारी गांव के अंदर ही उसका पोस्टमार्टम किया गया, एम्बुलेंस के अंदर ही, और बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी गई।
और उसके बाद में उस टाइगर को पकड़ने के लिए वहां पर पिंजरे लगाए गए, लेकिन वो चालाक टाइगर इन पिंजरों में तो नहीं पकड़ा गया। ओखल ढूंगा के पास भी पिंजरे लगाए गए थे, जो कि वहां से काफी दूर था। ओखल ढूंगा में एक टाइगर पकड़ा गया। अब ये नहीं पता था कि वो जो ओखल ढूंगा में जो टाइगर पकड़ा गया था 10 जनवरी के दिन, इस घटना के एक दिन बाद ही वो क्यारी गांव का ही मैन ईटर टाइगर था या कोई और जो टाइगर ओखल ढूंगा में 10 जनवरी को पकड़ा गया, उसको बाद में ढेला रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया। और उसके बाद में क्यारी गांव में इसके बाद कोई और घटना नहीं हुई। और इस प्रकार की जो मैन ईटिंग की जो घटनाएं हैं, ये सर्दियों में बढ़ जाती हैं जंगलों के अंदर, जो जंगलों के आसपास जो गांव होते हैं, क्योंकि जो गांव वाले होते हैं उनकी लकड़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है सर्दियों में बढ़ जाती है। खाना बनाने के लिए लकड़ की उनको जरूरत पड़ती है, और अधिकतर गरीब आदमी ही इसका शिकार बनते हैं, उन्हीं को लकड़ों की जरूरत होती है। और ये जो गांव वाले होते हैं चारा पत्ती लेने भी जंगल में जाते हैं। अगर ये चारा अपने खेतों में उगाते हैं तो जंगल को जो हिरन है रात को आकर के उस चारे को खा जाते हैं, और मजबूरी में इनको जंगलों में चारा पत्ती लाने के लिए जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो सर्दियों का वक्त होता है उसमें जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जंगल असाधारण रूप से घना हो जाता है। और सर्दियों में जो नवंबर से लेकर मार्च तक का जो टाइम होता है वो टाइगर का मेटिंग सीजन होता है, और इस टाइम में जो टाइगर होते हैं जंगल में गश्त ज्यादा करते हैं। और जो मेल टाइगर है वो शेरनी की भाल में घूमते रहते हैं, जगह जगह वो अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। और सर्दियों के अंदर में पानी की जो उपलब्धता होती है, जो अवेलेबिलिटी होती है पानी की, वो जगह जगह जंगलों में हो जाती है, जिसकी वजह से जो शाकाहारी जानवर हैं वो नदी की तरफ पानी पीने नहीं जाते। और इस प्रकार शिकार करने की जो इनकी निरंतरता होती है, लगातार जो शिकार जो टाइगर करते हैं वो कर नहीं पाते सही ढंग से, क्योंकि ये जो जंगली जानवर होते हैं शाकाहारी, ये जंगलों में बिखरे रहते हैं, जगह जगह इनको पानी मिल जाता है। और गर्मियों में शिकार की उपलब्धता, इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि तब इनको मजबूरी में नदी के पास ही पानी पीने के लिए आना पड़ता है, और टाइगर वहीं छिप करके इनका शिकार करते हैं। तो ये एक स्टोरी थी, सच्ची कहानी, जो एक मैन ईटर टाइगर की कहानी। और पता नहीं वो मैन ईटर टाइगर जो पकड़ा गया था ओखल ढूंगा का, वो यही मैन ईटर टाइगर था या कोई और था। और अगली बार एक नई स्टोरी लेकर के मैं आऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।